$1 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। इसे आसान तरीके से समझने के लिए यह 1000 मिलियन डॉलर के बराबर है। ये कोई साधारण घर, कार या बिजनेस की कीमत नहीं है। इतनी बड़ी रकम में आप एक बहुत ऊंची इमारत बनवा सकते हैं, आप एक विशाल यॉट खरीद सकते हैं, आप एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को फंड कर सकते हैं, आप ऐसे प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं जो सिर्फ सरकार, मिलिट्री या अरबपतियों के लिए होते हैं। क्या ये सच है? क्या सच में कोई एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत $1 अरब है? और यही हम जानने वाले हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक मांगना चाहता हूं और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी मदद है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15, $2 अरब का स्टेल्थ बॉम्बर। बी, दो स्पिरिट इंसान द्वारा बनाए गए सबसे महंगे एयरक्राफ्ट में से एक है। ये यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का स्टेल्थ बॉम्बर है। स्टेल्थ का मतलब है इसे रडार पर देखना मुश्किल हो, इसलिए इसका आकार अलग है और इसमें आम हवाई जहाज जैसी पूंछ नहीं होती। इसका शरीर बड़े पंख जैसा है। नॉर्थरोप ग्रुमन ने इसे दुश्मन की कड़ी हवाई सुरक्षा में घुसने के लिए बनाया है। रॉयटर्स के अनुसार हर्बी 2 की कीमत लगभग $2.1 बिलियन मानी जाती है। लेकिन इसे समझना जरूरी है, कीमत में सिर्फ खुद हवाई जहाज ही शामिल नहीं है। इसमें रिसर्च, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, खास पुर्जे और पूरे प्रोग्राम के दूसरे खर्चे भी शामिल हैं। शुरुआत में और भी ज्यादा B-2 बनाए जाने वाले थे, लेकिन शीत युद्ध के बाद इसकी जरूरत कम हो गई। आखिरकार सिर्फ 21 ही बनाए गए। क्योंकि बहुत कम बनाए गए, हर एक की औसत लागत और भी ज्यादा बढ़ गई। ये कुछ ऐसा ही है। अगर आप किसी चीज को डिजाइन और टेस्ट करने में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और फिर उसकी बहुत कम यूनिट्स बनाते हैं, तो हर एक की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से B-2 की कीमत बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन इसके बदले में अमेरिका को दुनिया के सबसे एडवांस्ड बॉम्बर में से एक मिला। ये बहुत दूर तक उड़ सकता है, ये भारी हथियार ले जा सकता है और ये उन जगहों में घुस सकता है जहां आमतौर पर साधारण विमान नहीं जा सकते। यही वजह है कि B-2 महंगा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह उड़ सकता है, यह महंगा इसलिए है क्योंकि इसे लगभग अदृश्य बनाया गया है। इसे रोकना मुश्किल है और यह दूर दराज के टारगेट तक पहुंच सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो B-2 सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, ये एक हवाई हथियार प्रणाली है जिसकी कीमत अरबों डॉलर है। नंबर 14, तैरता हुआ अरबपति महल। आजम दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट याट्स में से एक है। इसे आसानी से समझने के लिए इसकी लंबाई लगभग 2 फुटबॉल मैदानों को जोड़ने जितनी है। इसे जर्मन शिप बिल्डर लुरसेन ने 2013 में लॉन्च किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इसे बनाने में लगभग $600 मिलियन का खर्च आया। लेकिन खर्च यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ऐसी याट सिर्फ खरीदी नहीं जाती, इसे साल भर मेंटेन भी करना पड़ता है। इसके लिए क्रू चाहिए, फ्यूल चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। इसे तैरते महल की तरह संभालना पड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका सालाना रनिंग कॉस्ट लगभग $50 मिलियन या उससे ज्यादा हो सकता है। यह कोई आम नाव नहीं है, यह समुद्र में तैरता हुआ एक मेंशन जैसा है। इसका अपना क्रू है, इसमें बहुत ही ताकतवर इंजन है। इतनी बड़ी साइज के बावजूद यह तेज चलता है और हैरानी की बात है कि यह एक प्राइवेट यॉट है। इसका मतलब यह क्रूज शिप नहीं है जिसमें हजारों यात्री सफर करते हैं। यह कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है और ना ही ये कोई मिलिट्री शिप है। ये एक बड़ी लग्जरी यॉट है जिसे कुछ लोगों के लिए बनाया गया है। आजम सिर्फ दौलत ही नहीं, बहुत ज्यादा खर्च का भी प्रतीक है, क्योंकि भले ही ये किनारे हों, खर्चा, फ्यूल, लोगों, मरम्मत और सुरक्षा पर लगातार चलता है, और उन सभी चीजों पर जो इसे समुद्र में एक महल जैसा बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। नंबर 13, सबवे की 1 मील जिसकी लागत $1 अरब है। कहीं और सबवे टनल बनाना वैसे ही महंगा है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में कीमत एक अलग ही स्तर पर है। वहां 1 मील सबवे टनल की लागत अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। एक आम उदाहरण है दोन्ने एवेन्यू सबवे। NYU ट्रांजिट कॉस्ट प्रोजेक्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क सबवे निर्माण में दुनिया के सबसे महंगे स्थानों में है। कुछ अनुमानों के अनुसार थूसहौज़र एवेन्यू सबवे एक्सटेंशन की प्रति मील लागत लगभग $3.9 अरब थी। इतना महंगा क्यों है? क्योंकि ये न्यूयॉर्क है। जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि पानी की पाइप, गैस लाइन, बिजली की केबल, सीवर पाइप, इंटरनेट केबल और पुराने इमारतों की नींव भी है।
खुदाई शुरू करने से पहले जानना जरूरी है कि नीचे क्या है, क्योंकि गलती से कुछ टूटने पर इलाके की सेवाएं बाधित हो सकती हैं। दूसरा, परमिट और समीक्षा प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। कई अध्ययन और मंजूरी लेनी पड़ती है। निर्माण से पहले बहुत कुछ ठीक करना होता है। तीसरा, न्यूयॉर्क में मजदूरी और निर्माण महंगे हैं, इसलिए 1 मील की सुरंग भी मेगा प्रोजेक्ट जितनी कीमती होती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि न्यूयॉर्क को सच में नई सबवे लाइनों की जरूरत है, क्योंकि यात्री बहुत हैं और सिस्टम पुराना हो चुका है। निर्माण महंगा होने के कारण विस्तार धीमा है, इसलिए न्यूयॉर्क में एक सुरंग सिर्फ सुरंग नहीं है। ये एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण सार्वजनिक परिवहन परियोजना अरबों का खर्च बन जाती है, जब आप इसे सबसे कठिन और सबसे महंगे शहर में करते हैं। नंबर 12, अरबों डॉलर की दवा। एक नई दवा बस प्रयोगशाला में बनाई जाती और तुरंत बेच दी जाती, ऐसा नहीं होता। फार्मेसी तक पहुंचने से पहले यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया से गुजरती है। एक नई दवा को मंजूरी मिलने में 10 से 15 साल तक लग सकते हैं, और कुछ मेडिकल रिसर्च स्टडीज के अनुसार एक नई दवा को विकसित करने में खर्च $1 अरब से भी ज्यादा हो सकता है। यह दवा के प्रकार और गणना पर निर्भर करता है। यह इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि कई दवाएं इंसानों तक पहुंचने से पहले असफल हो जाती हैं। पहले इसे प्रयोगशाला में आजमाते हैं, इसके बाद यह प्री क्लिनिकल परीक्षण से गुजरता है और सुरक्षित लगने पर क्लिनिकल ट्रायल में जाता है। फेज 1 में छोटे समूह पर इसकी सुरक्षा देखी जाती है। फेज 2 में जांचा जाता है कि दवा मरीजों पर असरदार है या नहीं। फेज 3 में इसे ज्यादा लोगों पर परखा जाता है, ताकि इसकी प्रभावशीलता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यहीं खर्चा बढ़ता है। डॉक्टर और रिसर्चर्स की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल्स की जरूरत होती है, हजारों प्रतिभागियों की जरूरत होती है, और कई सालों की टेस्टिंग चाहिए। मुश्किल यह है कि सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च करने पर भी दवा आखिरी फेज में फेल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो पैसा वापस नहीं आता। इसलिए एक सफल दवा सिर्फ अपनी लागत ही नहीं निकालती, कई बार ये उन दवाओं की लागत भी देती है जो आजमाई गईं लेकिन सफल नहीं हुई। इसी कारण आमतौर पर बड़ी कंपनियां ही जोखिम उठाती हैं। छोटी कंपनी किसी दवा पर दाव लगाकर असफल हो जाए तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर कोई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो वे फिर कोशिश कर सकते हैं। इसलिए नई दवा सिर्फ एक उत्पाद नहीं होती, यह विज्ञान में महंगा जुआ है। सफल होने पर कई लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन उसके होने से पहले रास्ते में अरबों खरबों डॉलर खो सकते हैं। नंबर 11, अरब डॉलर का समुद्री प्लेटफॉर्म। डीप वाटर ऑयल प्लेटफॉर्म कोई साधारण ऑयल रिग नहीं है। यह समुद्र के बीचों बीच एक विशाल संरचना है। यह समुद्र की सतह के नीचे से तेल निकाला जाता है, जिसकी गहराई हजारों फीट तक हो सकती है। इसलिए साधारण मशीनें पर्याप्त नहीं होती। इसे ड्रिलिंग उपकरण, समुद्र के नीचे पाइप, क्रेन, हेलीपैड, लाइफ बोट, कंट्रोल रूम और उस क्रू के रहने की जगह की जरूरत होती है जो वहां कई हफ्तों तक काम करता है। ऊर्जा उद्योग रिपोर्टों के अनुसार बड़े ऑफशोर ऑयल प्रोजेक्ट्स $1 बिलियन से अधिक हो सकते हैं, और सिर्फ एक डीप वाटर वेल ही $100 मिलियन से ज्यादा जा सकता है। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म तो खर्च की बस शुरुआत है। तेल को पहले ढूंढना पड़ता है, ड्रिलिंग करनी पड़ती है, समुद्र के नीचे पाइप्स जोड़ने पड़ते हैं और पूरे सिस्टम को चालू रखना पड़ता है, चाहे तेज लहरें हों, तूफान हों या खतरनाक हालात हों। ऐसा प्लेटफॉर्म समुद्र में छोटे औद्योगिक शहर जैसा होता है, जहां लोग, पावर सिस्टम, संचार व्यवस्था और सुरक्षा उपकरण होते हैं, और ये 24 घंटे चलता रहता है। लेकिन चाहे ये कितना भी महंगा क्यों न हो, कमाई की कोई गारंटी नहीं होती। अगर तेल की कीमतें गिरें, उत्पादन घटे या उपकरणों में समस्या हो तो कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। डीप वाटर ऑयल प्लेटफॉर्म सिर्फ इंजीनियरिंग का प्रतीक नहीं है, यह समुद्र के नीचे $1 अरब का जुआ भी है। नंबर 10, अरबों डॉलर की देश की अर्थव्यवस्था। एक बड़ी कंपनी के लिए $1 अरब सिर्फ एक निवेश हो सकता है। एक अमीर आदमी के लिए ये यॉट, मेंशन या प्राइवेट प्रोजेक्ट की कीमत हो सकती है, लेकिन कुछ छोटे देशों के लिए $1 अरब और भी ज्यादा अहम है, उनकी सालाना अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा। जीडीपी का मतलब है एक साल में किसी देश द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों और सेवाओं का कुल मूल्य। साधारण भाषा में यह देश की अर्थव्यवस्था का आकार मापने का तरीका है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार कुछ पैसिफिक आइलैंड देशों की वार्षिक जीडीपी $1 बिलियन से भी कम है। उदाहरण के लिए
तुवालू लगभग $62 मिलियन पर है। नाउरू लगभग $162 मिलियन पर है। मार्शल आइलैंड्स लगभग $290 मिलियन पर हैं और पलाऊ लगभग $276 मिलियन पर है, जो सबसे हाल के उपलब्ध डेटा के अनुसार है। ये बात सम्मान के साथ कहना जरूरी है, ये देश वास्तव में स्वतंत्र देश हैं। इनकी अपनी सरकार है, इनकी अपनी संस्कृति और इतिहास है। ये लोग जलवायु परिवर्तन व समुद्र स्तर वृद्धि जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये छोटे इसलिए नहीं है क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं है। इनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ इसलिए छोटी है क्योंकि इनकी आबादी कम है, भूमि क्षेत्र छोटा है और संसाधन सीमित है। यह आप देख सकते हैं कि $1 बिलियन कितनी बड़ी रकम है। एक सबवे टनल, एक विमान या एक लग्जरी प्रोजेक्ट की कीमत किसी संप्रभु देश की पूरी वार्षिक अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा हो सकती है। ये सोचकर हैरानी होती है, कहीं पर $1 बिलियन सिर्फ एक चीज होती है, लेकिन कुछ देशों में यह उनकी पूरी अर्थव्यवस्था की एक साल की कमाई से भी बड़ा है। यही है $1 बिलियन की असली ताकत। नंबर 9, बिलियन डॉलर जो गेमर्स तेजी से खर्च करते हैं। अब वीडियो गेम इंडस्ट्री सिर्फ छोटी हॉबी नहीं रही, ये अब दुनिया के सबसे बड़े मनोरंजन व्यवसायों में से एक है। रॉयटर्स के अनुसार 2025 तक ग्लोबल वीडियो गेम मार्केट के लगभग $189 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरी गेमिंग इंडस्ट्री लगभग $1 बिलियन कमा लेती है। यह सिर्फ कंसोल गेम से नहीं आता, इसमें पीसी गेम्स, मोबाइल गेम्स और इन ऐप परचेज भी शामिल हैं। सब्सक्रिप्शन, गेम स्किन्स, बैटल पास और अन्य डिजिटल आइटम्स जो प्लेयर्स खरीदते हैं, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मोबाइल गेमिंग का है। ये वे गेम्स हैं जिन्हें लोग मोबाइल पर खेलते हैं, चाहे वे इंतजार कर रहे हों, आराम कर रहे हों या बस घर पर बैठे हों। पहले कई लोग गेमिंग को सिर्फ बच्चों के लिए मानते थे, लेकिन अब ये कई पारंपरिक मनोरंजन उद्योगों से भी बड़ा हो गया है। हैरानी की बात है कि लोगों को कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होती। कई बार लोग सिर्फ कैरेक्टर स्किन, एक्स्ट्रा लाइफ, स्पेशल हथियार या गेम के अंदर छोटा सा अपग्रेड ही खरीदते हैं। पूरी दुनिया में करोड़ों खिलाड़ियों के कारण कुल रकम बहुत बढ़ जाती है, जिससे गेमिंग इंडस्ट्री अब अरबों डॉलर की मशीन बन गई है। जब तक लोग मोबाइल, कंसोल या कंप्यूटर पर खेलते रहेंगे, पैसे का आना जारी रहेगा। नंबर 8, अरबों डॉलर की स्पेस शटल उड़ान। स्पेस शटल नासा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इसे इंसान और कार्गो अंतरिक्ष में ले जाने के लिए बनाया गया था, ताकि रीयूजेबल शटल से स्पेस ट्रैवल सस्ता हो सके। इसका मतलब था कि हर मिशन के बाद इसका पुनः उपयोग होगा, लेकिन असल जिंदगी में यह इतना आसान नहीं था। 1981 से 2011 तक स्पेस शटल प्रोग्राम ने 135 मिशन पूरे किए। Space.com द्वारा बताए गए विश्लेषणों के अनुसार हर लॉन्च की औसत लागत लगभग $1.5 बिलियन तक पहुंच गई भाई। जब पूरे प्रोग्राम की लागत को मिशनों की संख्या से विभाजित किया जाता है तो ये इतना महंगा क्यों है? क्योंकि भले ही शटल को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर भी हर उड़ान के बाद इसकी जांच और मरम्मत करनी पड़ती है। ये हवाई जहाज जैसा नहीं है जिसे साफ करके तुरंत उड़ाया जा सके। हर लॉन्च में बड़ी टीम, कड़ी जांच, मरम्मत, ईंधन प्रशिक्षण और सुरक्षा जांच जरूरी है। दोबारा इस्तेमाल योग्य होने के बावजूद ये अपने आप सस्ता नहीं होता। स्पेस शटल बहुत उन्नत था, लेकिन यह बहुत जटिल भी था, और जब मशीन ज्यादा जटिल होती है तो उसकी देखभाल भी उतनी ही महंगी होती है। इससे यह सीख मिलती है कि केवल स्पेसक्राफ्ट का पुनः उपयोग पर्याप्त नहीं है। इसे मेंटेन करना आसान हो, दोबारा उड़ान के लिए जल्दी तैयार हो और हर उड़ान महंगी न हो। स्पेस शटल ने इंसानों को अंतरिक्ष पहुंचाया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में मदद की और अंतरिक्ष इतिहास का बड़ा हिस्सा बना। खर्च के लिहाज से यह पृथ्वी से बाहर जाने के सबसे महंगे तरीकों में से एक है। नंबर 7, बिलियन डॉलर का टावर। दुबई में बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। एमआर के अनुसार यह 828 मीटर ऊंचा है और इसमें 163 मंजिलें हैं। आसान शब्दों में यह इतनी ऊंची है जैसे कई गगनचुंबी इमारतें एक दूसरे पर रखी हों। यह साधारण इमारत नहीं है, इसमें होटल हैं, ऑफिसेज हैं, रेजिडेंसेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और ऑब्जर्वेशन डेक्स भी हैं, जहां से दुबई को बहुत ऊंचाई से देखा जा सकता है। इसकी लागत लगभग $1.5 बिलियन के आसपास है। इसे बनाने में इतना खर्च क्यों आया? क्योंकि इतनी ऊंची इमारत बनाना आसान नहीं है।
दुबई में बहुत गर्मी होती है, इसलिए कंक्रीट को कभी-कभी रात में डालना पड़ता है ताकि वह गर्मी में जल्दी खराब ना हो जाए। कंक्रीट को इतनी ऊंची मंजिलों तक पहुंचाने के लिए भी खास तरीका अपनाना पड़ता है। जैसे जैसे इमारत ऊंची होती है, उसे हवा से बचाना कठिन हो जाता है, इसलिए इसे यूं ही नहीं बनाया गया, बल्कि आकार का भी अध्ययन हुआ। हवा की ताकत का अध्ययन किया गया और इसमें उन्नत इंजीनियरिंग अपनाई गई। बुर्ज खलीफा सिर्फ ऊंची नहीं है, यह अपार संपत्ति, डिजाइन की ताकत और दुबई की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। सिर्फ एक इमारत में ही $1.5 बिलियन खर्च हो गए। नंबर 6, बिलियन डॉलर की रेस। टीम फार्मूला 1 सिर्फ एक साधारण रेस नहीं है, यह दुनिया के सबसे महंगे खेलों में से एक है। F1 टीम को सीजन में कार, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, ड्राइवर्स, फैक्ट्री, टेस्टर्स, टेस्टिंग, यात्रा और स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं। और यहां सिर्फ एक रेस की बात नहीं हो रही है, पूरा सीजन है। कई देश, कई रेस और लगभग पूरे साल की तैयारी होती है। 2026 में खुद फार्मूला 1 के अनुसार कॉस्ट कैप $215 मिलियन तक बढ़ गया। लेकिन इसमें सभी खर्चे शामिल नहीं होते। कुछ चीजें अभी भी कैप से अलग होती हैं, जैसे कि ड्राइवर की सैलरी, कुछ सीनियर स्टाफ की सैलरी, मार्केटिंग और दूसरे बड़े खर्चे। इसलिए टॉप टीमों का वार्षिक खर्च सैकड़ों मिलियन डॉलर तक होता है, क्योंकि हर F1 कार में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है। फ्रंट विंग काफी महंगी हो सकती है, स्टीयरिंग व्हील पर कई बटन और कंट्रोल्स होते हैं, इंजन सिस्टम बहुत टेक्निकल होता है। कार क्रैश होने पर एक पल में करोड़ों का नुकसान हो सकता है। सबसे बुरी बात यह है कि चाहे जितना खर्च करें, जीत की गारंटी नहीं है। फार्मूला 1 में बड़ी रकम ही चैंपियनशिप की गारंटी नहीं होती। कई बार ये टिकट आपको सबसे ताकतवर टीमों के साथ दौड़ने देता है, इसलिए F1 टीम सिर्फ स्पोर्ट्स टीम नहीं होती। ये एक रेसिंग मशीन है जो दुनिया की सबसे तेज लीग में मुकाबले के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करती है। नंबर 5, बिलियन डॉलर वेम्बली स्टेडियम। इंग्लैंड का वेम्बली सिर्फ स्टेडियम नहीं, बल्कि कई फुटबॉल फैंस के लिए इंग्लिश फुटबॉल का घर है। यहीं पर बड़े मैच खेले जाते हैं, यहीं FA कप फाइनल होता है, यहीं इंग्लैंड नेशनल टीम भी खेलती है। नया वेम्बली 2007 में खोला गया था और इसमें 90,000 सीटें हैं। इसमें एक बड़ा आर्च भी है जो लंदन से साफ दिखाई देता है। वेम्बली स्टेडियम के अनुसार नया वेन्यू लगभग 750 मिलियन पाउंड में बना था, जबकि कुछ अन्य निर्माण संदर्भ इसे लगभग 798 मिलियन पाउंड बताते हैं। ये इतना महंगा क्यों है? सबसे पहले, ये बहुत बड़ा है। दूसरा, इसे उसी जगह पर पुराने वेम्बली की जगह बनाना था। और तीसरा, ये सिर्फ एक साधारण स्टेडियम नहीं हो सकता था, ये वेम्बली नाम के लायक और आधुनिक और आइकॉनिक होना चाहिए। ये फुटबॉल, कॉन्सर्ट, बॉक्सिंग, NFL गेम्स और अन्य बड़े आयोजनों के लिए सक्षम होना चाहिए। वेम्बली सिर्फ एक वेन्यू नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक है। और कभी-कभी जब आप जो बना रहे हैं वो सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक देश का प्रतीक है, तो खर्च अरबों में जाता है। नंबर 4, अरबों डॉलर की स्पोर्ट्स टीम। एक NFL टीम कोई साधारण स्पोर्ट्स टीम नहीं होती। ये अमेरिकी खेलों के सबसे एक्सक्लूसिव क्लबों की सदस्यता जैसा है। 2022 में वॉल्टन पेनर ग्रुप ने डेनवर ब्रोंकोस को $4.65 बिलियन में खरीदा। इसके बाद 2023 में वॉशिंगटन कमांडर्स को $6.05 बिलियन में बेचा गया, जो उस समय NFL में नया रिकॉर्ड बना। आखिर एक टीम इतनी महंगी क्यों है? ना तो सिर्फ खिलाड़ियों, ना स्टेडियम और ना ही सालाना आय के कारण, बल्कि असली वजह है कमी। NFL में सिर्फ 32 टीमें हैं और कई अरबपति उनकी मालिकियत चाहते हैं। जब कोई टीम बिकने आती है तो यह बहुत दुर्लभ होता है, इसीलिए कीमतें लगातार बढ़ती हैं। अमीर खरीदार सिर्फ बिजनेस नहीं खरीदते, वे एक NFL फ्रेंचाइजी के मालिक बनने का अधिकार खरीद रहे हैं और खेलों की दुनिया में यह बहुत बड़ा स्टेटस है। इसीलिए एक NFL टीम की कीमत कई अरब डॉलर तक जा सकती है। यह सिर्फ एक सीजन की कीमत नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग में स्थायी जगह वाली टीम खरीदने का मौका बहुत कम मिलता है। नंबर 3, अरबों डॉलर का परमाणु संयंत्र। इंग्लैंड का हिंकली पॉइंट C दुनिया की सबसे महंगी पावर प्रोजेक्ट्स में से एक है। यह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो समरसेट इंग्लैंड में बनाया जा रहा है। जब यह पूरा हो जाएगा
तो उम्मीद है कि ये यूनाइटेड किंगडम को बड़ी मात्रा में बिजली प्रदान करेगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड न्यूक्लियर न्यूज के अनुसार ईडीएफ ने 2024 में कहा कि हिंकली पॉइंट सी की अनुमानित लागत 2015 की कीमतों पर 31 से 34 बिलियन पाउंड तक पहुंच गई है। ये 2030 से पहले शुरू होने की संभावना नहीं है। इतना महंगा क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट सिर्फ पावर प्लांट नहीं, बल्कि इसे बेहद सुरक्षित और दशकों तक चलने लायक बनाना होता है, और इसे न्यूक्लियर रिएक्शन को इस तरह नियंत्रित करना चाहिए कि जनता को कोई बड़ा खतरा ना हो। इसलिए हर डिजाइन, हर सामग्री और निर्माण का हर हिस्सा कड़ी समीक्षा से गुजरता है। जब देरी होती है तो खर्च और बढ़ जाता है। मजदूर या सामग्री की कमी से खर्च बढ़ता है। इसलिए हिंकली पॉइंट सी जरूरी होने के बावजूद बहुत महंगा प्रोजेक्ट बन गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसके लायक है क्योंकि ये कई सालों तक साफ बिजली देगा। कुछ लोग पूछते हैं, क्या यह पैसा रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज या ऊर्जा दक्षता पर खर्च करना बेहतर नहीं होता? इसलिए हिंकली पॉइंट सी सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है। हम भरोसेमंद और कम कार्बन बिजली के लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं? नंबर 2 अरब डॉलर का क्रूज शिप। आइकॉन ऑफ द सीज दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप्स में से है, जिसे रॉयल कैरिबियन के लिए बनाया गया और 2024 में सेवा में आया। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत लगभग 2 अरब डॉलर है। ये एक तैरता हुआ शहर है जिसमें 20 डेक्स, हजारों कमरे, रेस्तरां, बार, पूल, वाटर स्लाइड्स और मनोरंजन क्षेत्र हैं। और ये हजारों मेहमानों के साथ साथ 2000 से अधिक क्रू को ले जा सकता है। ये कोई साधारण जहाज नहीं है जो सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। ये खुद ही एक मंजिल है। कई यात्री सिर्फ समुद्र देखने के लिए सवार नहीं होते, बल्कि पूरे तैरते रिजॉर्ट का अनुभव लेने के लिए आते हैं। आखिर इसकी कीमत 2 बिलियन डॉलर तक क्यों पहुंच गई? क्योंकि इसमें होटल, मॉल, थीम पार्क, रेस्टोरेंट, थिएटर और सब कुछ एक बड़े जहाज में समेटना पड़ता है और उसे समुद्र में सुरक्षित भी रखना होता है। इसके लिए पावरफुल इंजन, नेविगेशन सिस्टम, लाइफ बोट्स, क्रू एरिया और हजारों सिस्टम्स चाहिए जो रोज काम करें। आइकॉन ऑफ द सीज सिर्फ क्रूज शिप नहीं, एक तैरता रिजॉर्ट है। इसकी विशालता लग्जरी ट्रेवल की तरक्की दिखाती है। नंबर 1, लास वेगस का स्फीयर। लास वेगस का स्फीयर कोई साधारण कॉन्सर्ट वेन्यू नहीं है। यह एक बड़ी गेंद जैसी है जिसके बाहर स्क्रीन है। रात में यह आंख, ग्रह, चांद या कोई भी इमेज दिखा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बनाने में करीब 2.3 बिलियन डॉलर का खर्च आया। बाहर से यह एक बहुत बड़ी एलईडी डिस्प्ले से ढका हुआ है। यह दूर से साफ दिखता है। अंदर बड़ी स्क्रीन है जो ऑडियंस को चारों ओर से घेरती है। विजुअल सामने ही नहीं, ऊपर और साइड में भी हैं, जिससे लगता है आप सीन के अंदर हैं। इसमें एडवांस साउंड सिस्टम भी है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ऑडियंस को अलग अलग दिशाओं से आवाज महसूस हो। इसलिए ये सिर्फ कॉन्सर्ट या फिल्म देखने जैसा नहीं लगता है कि आपका पूरा शरीर इस अनुभव में है। इतना महंगा क्यों है? क्योंकि यह लगभग एक नई तरह की बिल्डिंग है। यह सिर्फ एक एरिना नहीं है, यह सिर्फ एक बिलबोर्ड नहीं है, यह सिर्फ एक सिनेमा नहीं है। इसने आर्किटेक्चर, विशाल स्क्रीन टेक्निक, साउंड डिजाइन और एंटरटेनमेंट को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में एक साथ जोड़ दिया है। इसलिए यह स्फीयर लास वेगस के लिए एकदम सही है, क्योंकि यह शहर रोशनी, शो और बहुत बड़ी आकर्षणों के लिए जाना जाता है। यह उन सवालों का सबसे दमदार जवाब है कि 2.3 बिलियन डॉलर खर्च करने पर लोगों को चौंकाने वाली चीज कैसी दिखती है।